गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीर रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीव लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरत संभाए। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। सारे बच्चे फटाफट से अपने अपने स्टेटस पे लगा दो जी। सारे बच्चे अपने अपने फटाफट से स्टेटस पे लगा दो। सब बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक होना चाहिए और अपने अपने ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दो फटाफट से जल्दी। जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमने तेते राम द्वारे तुम रखवाले हो तो ना क्या बिन पैसा तब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षकता हूँ को आपन तेरे सहारो आपे। लाइक ठोक दो सारे बच्चे फटाफट से, दबा के लाइक कर दो फटाफट से। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा जन्म जन्म के दुख बिसलावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितना हनुमत से सरब सुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय सियापति रामचंद्र की जय। सत श्री अकाल, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये लेक्चर मुझे प्राइवेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को आईपीएल ज्यादा पसंद आ रहा है। बच्चा कह रहा है ऐसी की तैसी क्वेश्चन की, क्योंकि गाबा सर वेले हम बिजी, वेले गाबा सर हम बिजी। तो ना, मैं ध्यान रखना, मैं एक दो दिन के अंदर फिर प्राइवेट करने स्टार्ट कर दूंगा ना, तो फिर मैं सुनूंगा नहीं किसी की, अगर कहीं तुम सोच रहे हो। आपको मैंने पहले भी कहा था भाई, अब मैं तुम्हारे घर आके तो तुम्हें उठाऊंगा नहीं कि यहाँ पे बैठ जाओ सेशन लेने के लिए, नालायक कहीं के। चलो जी, आ जाओ एक बार फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से,
अब आपको मैंने कल वाली क्लास में होमवर्क दिया था आपको। ओ हेलो भाई साहब, इधर देख लो, आपको मैंने कल वाली क्लास में होमवर्क दिया था, याद है? मैंने आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया था भाई, एक तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया था, एक क्वेश्चन नंबर 37 दिया था, एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 39 दिया था, और एक क्वेश्चन नंबर 40 दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 में तो सबकी पुंगी बज गई। क्वेश्चन नंबर 40 तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 40 ना हो पाया। फिर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 37 में मुझसे डाउट पूछा था, फिर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 39 में मुझसे डाउट पूछा था, और फिर कुछ बच्चों ने मुझसे 35 भी डाउट पूछा था। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जो मैंने चारों आपको होमवर्क दिए, आपने दोबारा से मेरे ऊपर होमवर्क दे दिया। आपने कहा गाबा सर देखो हम तो सिंपल सी बात बोलते हैं, जो आप हमें होमवर्क दोगे वो हम रिवर्ट बैक करेंगे, टिट फॉर टैट है, टिट फॉर टैट है गाबा सर। आपने हमें 4 होमवर्क दिए, हम आपको चारों क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि आपने हमें कराने हैं। ठीक है जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 40वां बिल्कुल कराऊंगा जी, 40वां बिल्कुल कराऊंगा, 100% कराऊंगा, 100% कराऊंगा, 40वां भी कराऊंगा। एक बार फटाफट से 35वां नहीं कराऊंगा, 35वां तो मैंने करवाया भी था यार, मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 तो मैंने करवाया भी था। जो हमारी अभी रिवीजन क्लास हुई थी, उस रिवीजन क्लास के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 हमने डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 मैं नहीं करवा रहा, ये आपसे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस एक पॉइंट ध्यान देना, इसमें जो AR कम आ रहा है वो अनरियलाइज रेंट की वजह से कम आ रहा है। तो अगर अनरियलाइज रेंट की वजह से AR कम आएगा तो उस केस में ARGAV नहीं बनेगा, ERGAV बनेगा। आई थिंक आपको यहां पे दिक्कत आ रही होगी, ठीक है? आई थिंक आपको यहां पे दिक्कत आ रही होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 35, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35 में डाउट नहीं लूंगा, रीजन इसको मैंने रिवीजन क्लास में करवाया था। अब अगर फिर भी किसी बच्चे का स्पेसिफिक डाउट आ रहा है तो आज वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना? चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ जी, मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 37 करा रहा हूं। और सुनो ध्यान से, एक तो आज हमें हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको ना अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। एक तो मैं तुम्हें कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये इस बार के पेपर में आने वाला है जी, मैं तुम्हें पेपर लीक करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन इस बार के पेपर में आने वाला है, और एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का बनेगा। ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का है, ये क्वेश्चन हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में किया नहीं था, बट इसको अभी हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दिखाने वाला हूं जो इस बार के एग्जाम में आने वाला जी, वो है ये वाला क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का है, और एक क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का भी है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का भी है और एक क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का भी है, ठीक है जी? चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ जी। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। अब मैं लाइव चैट को एक बार बंद कर रहा हूं, एक मिनट रुको, पहले मैं लाइव चैट बंद कर दूं ताकि मेरे को दिखनी बंद हो जाए ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। एक मिनट, लाइव चैट बंद, लाइव चैट बंद। चलो जी, लाइव चैट मैंने बंद कर दी है। अब मैं लाइव चैट नहीं ध्यान दे रहा, आप में से पढ़ने वाले बच्चे भी लाइव चैट को इग्नोर करेंगे, और सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 पे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो कह रहे हैं मिस्टर रमेश, अब ध्यान से पढ़ना चाहिए। मिस्टर रमेश कंस्ट्रक्टेड ए बिग हाउस, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो किया प्रीवियस ईयर 8-9 में की है, विद 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स। मतलब उसने एक घर कंस्ट्रक्ट किया, उस घर की कंस्ट्रक्शन में 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। मतलब एक घर बनाया, उस घर में 3 यूनिट हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो एक ये घर है, और इस घर में उसने 3 यूनिट बनाई हैं। एक तो यूनिट नंबर 1 है, एक यूनिट नंबर 2 है, और एक यूनिट नंबर 3 है, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं यूनिट नंबर 1 जो है 50% ऑफ फ्लोर एरिया इज लेट आउट ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस एज ए मंथली रेंट ऑफ 15,000। मतलब जो यूनिट नंबर 1 है, जितना भी फ्लोर एरिया है उसका 50% जो है उसने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। और लेट आउट जो है वो 15,000 पर मंथ में उसने लेट आउट की है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है सम ऑफ 3,000 कुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द टेनेंट एंड ए नोटिस टू वेकेंट द यूनिट वाज गिवन टू द टेनेंट, नो अदर प्रॉपर्टी टू मिस्टर रमेश इज ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। अब सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहे हैं कि जो उसका रेंट है उसमें 3,000 जो है उसने टेनेंट से रिकवर नहीं किया। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि 3,000 जो है उसने रिकवर नहीं किया? इसका मतलब क्या है कि 3,000 जो है वो अनरियलाइज रेंट है।
3000 जो है वो अनरियलाइज रेंट है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जी यूनिट 2 जो है, अब यूनिट 1 अथवा यूनिट 1 जो है रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ व्हेन इट इज नॉट टू पुट टू एनी यूज, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि यूनिट 1 जो है वो 2 महीने जो है वो वेकेंट भी है। तो अगर मैं बात करता हूं 10 महीने मतलब वो लेट आउट है और 2 महीने वो कह रहा है वेकेंट है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज बाय द मिस्टर रमेश फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब जो ये यूनिट 2 है दैट इज 25% उसने अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज किया। अब अगर यूनिट 2 को उसने बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया, मेरे को सारे बच्चे आंसर दे दें। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, याद करो हमने हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 पढ़ा था। अब अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के चार्जिंग सेक्शन 22 की बात करता हूं तो वहां पर मैंने कहा था कि अगर बिल्डिंग के किसी पोर्शन को आप अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कैरी करेंगे तो वो पोर्शन जो है वो तुम्हारा पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगा, वो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो अगर मैं ये 25% वाले पोर्शन की बात करता हूं तो ये पोर्शन जो है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल है, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। तो ये वाला पोर्शन गलती से भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मत लेके आना। फिर वो कह रहे हैं यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 जो है वो 25% है, इसको आपने यूज किया सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए। अब देखो 3 यूनिट है, 50% पोर्शन जो है वो लेट आउट है, 25% पोर्शन जो है वो बिजनेस वाला है और 25% पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये 3 यूनिट आपकी निकल के आ रही है जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, जो 25% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी नहीं, एनएवी नील आएगा, 24A नील आएगा, अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो माइनस होगा। ये मैं बात कर रहा हूं 25% जो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, और जो 25% पोर्शन बिजनेस वाला है वो जो टैक्सेबल करेंगे वो टैक्सेबल करेंगे पीजीपी के अंदर। अब आगे बढ़ो, वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दिया 1,88,000। अब अगर म्युनिसिपल वैल्यू 188 है तो ऑब्वियस बात है म्युनिसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की है। अब अगर पूरी प्रॉपर्टी की है, हमें लेट आउट वाले पोर्शन की निकालनी है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो अगर 1,88,000 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आएगा 94,000 की म्युनिसिपल वैल्यू आ गई। फिर फेयर रेंट देखो 2,48,000 रुपए का है, तो अगर 2,48,000 रुपए का है तो 2,48,000 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1,24,000 का फेयर रेंट आ गया। फिर अगर मैं स्टैंडर्ड रेंट की बात करूंगा तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 2,28,000 रुपए है, तो 2,28,000 रुपए डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1,14,000 रुपए जो है वो आपका स्टैंडर्ड रेंट आ गया। फिर म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं, 20,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है। अब अगर 20,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है तो लेट आउट वाले पोर्शन का कितना आ गया, वो निकल के आ गया 10,000। फिर अगर मैं रिपेयर की बात करूंगा, आप सब जानते हो रिपेयर वाले केस में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि 30% की डिडक्शन हमें मिलती ही उस चीज की है, तो रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी में किसी काम की नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 60,000। अब अगर वो इंटरेस्ट की बात करेगा वो 60,000 है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 60,000 अगर इंटरेस्ट है, इसका 50% अगर मैं निकालूंगा तो 30,000 का इंटरेस्ट यहां पे निकल के आएगा। फिर वो ग्राउंड रेंट कह रहा है 6,000 रुपए, फिर फायर इंश्योरेंस कह रहा है 60,000 रुपए, फिर उसने बोला इनकम ऑफ रमेश फ्रॉम द बिजनेस 1,40,000 रुपए। अब जो रमेश का बिजनेस है उससे इनकम आ रही है 1,40,000 रुपए विदाउट डेबिटिंग द हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब इस इनकम में उसने ना तो हाउस मतलब ये ग्राउंड रेंट माइनस किया है ना बाकी कोई खर्चे माइनस किए हैं। फिर उसने बोला उसकी टैक्सेबल इनकम निकाल दो रमेश की, अगर उसने 115 बीएससी नहीं लिया, मतलब अगर उसने नॉर्मल स्कीम ली है तो उस केस में बताओ जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, जितने भी नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई साहब, ये क्वेश्चन अब तुम्हारे पेपर के अंदर बनेगा ना, फिर मत कहना कि हमारा ध्यान उधर था, ठीक है ना। इधर देख लो सारे के सारे बच्चे। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब उसके पास एक घर है, उसके पास मान लो फॉर एग्जाम्पल एक घर है, अब इस घर के हम 3 टुकड़े कर रहे हैं। 3 टुकड़े कैसे कर रहे हैं, 50% पोर्शन हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं, 25% पोर्शन हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं, 25% पोर्शन हम अलग कर रहे हैं। अब ये वाला 50% पोर्शन जो है ये ऑब्वियस सी बात है, ये लेट आउट हाउस है। 25% वाला जो है ये उसने बोला इसको आप बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, और ये जो है 25% वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ये वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो पीजीपी के अंदर आएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले 50% पोर्शन की बात करते हैं। हमें को सारे बच्चे इसकी जीएवी निकलवा दो, उसकी जीएवी कितनी निकल के आएगी। अब अगर मैं इसकी जीएवी की बात करता हूं तो एक बार चेक करना है इसकी जीएवी कितनी आ रही है जी।
तो उसकी जीएवी आ रही है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर 124, फिर विच एवर इज लेस 1,14,000, और यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितने हैं जी, एक्चुअल रेंट आ रहा है 15,000 रुपए पर मंथ। तो 15,000 पर मंथ है, 2 महीने की वैकेंसी है, वो बाहर निकाल दो, तो मल्टीप्लाई 10, 1.5 लाख रुपए, फिर 3,000 रुपए का अनरियलाइज रेंट है, माइनस में 3,000 कर दो तो 1,47,000, तो 1,47,000 है, तो AR मेरा 147 है। अब AR मेरा 147 है, ER मेरा कम है, तो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। तो अगर मेरा AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, तो GAV मेरा आ गया 1,47,000 का GAV आ गया। माइनस में कर दोगे म्युनिसिपल टैक्स, कितने म्युनिसिपल टैक्स आएंगे, 10,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्स थे, तो ये बैलेंस कितना बचेगा, 1,37,000 बचेगा। उसमें से फिर यहाँ पे 24A माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब यहाँ पे 1,47,000 का 50% अगर करूंगा, सॉरी 30% करूंगा, 137 का 30%, यह आएगा 41,100 रुपए, ये हमारा आगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद इसमें से माइनस करूंगा 24B। अब 24B कितने जी, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 30,000 रुपए का। अब अगर मैं चेक करूंगा तो बैलेंस कितना आएगा जी, तो 1,37,000 माइनस में 41,100 माइनस में 30,000, तो 65,900 जो है वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। पहले ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सारे के सारे बच्चे, मेरे को बोल दो, मेरे को तुम्हें देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, कसम लगे माता रानी की। और आज वाली क्लास में प्राइवेट करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आर गाबा सर तुम्हें दिखा देंगे, गाबा सर के दिल में दिल नहीं है भाई, गाबा सर के दिल में पत्थर है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मतलब हम अपनी नींदें खराब करके बैठे, तुम अपना भाई साहब मस्ती कर रहे हो, मैं नहीं करने दूंगा मस्ती वस्ती। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो निकल के आ रही है वो 65,900 रुपए की आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पर आओ। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में GAV नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में क्या होगा, GAV नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, NAV नील, 24A नील, और 24B की अगर बात करूंगा तो 24B में 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा बस। 24B में 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, तो अगर 15,000 रुपए का माइनस करूंगा तो 15,000 रुपए का यहां पे लॉस आ गया, 15,000 रुपए का लॉस आ गया। तो 65,900 रुपए की इनकम है, 15,000 रुपए का लॉस है, तो इस लॉस को इस इनकम से खत्म करोगे। सारे बच्चे बोलो जी, इस लॉस को इस इनकम से खत्म करोगे। अब अगर इस लॉस को इस इनकम से खत्म करोगे तो आपकी नेट इनकम निकल के आएगी। बट अब यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत जो आ रही है ना, वो दिक्कत इस केस में आ रही है, सर यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को ये तो पता कि ये PGP के अंदर टैक्सेबल है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये वाला पोर्शन हर बच्चे को पता है PGP के अंदर टैक्सेबल है। बट इसमें अब गलती देखना तुम क्या करके आओगे। अब अगर PGP के अंदर टैक्सेबल है तो सारे बच्चे बताओ, उसने बिजनेस की इनकम क्या बोली थी, उसने बिजनेस की इनकम बोली है 1,40,000 रुपए, उसने बिजनेस की इनकम बोली है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए सारे के सारे बच्चे आंसर देना। मेरी बिजनेस की इनकम 1,40,000 रुपए की है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 30% की मिलती है, क्या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिलती है या PGP के अंदर मिलती है? अरे गुनगुन 15,000 रुपए मेरे नालायक बच्चे इसलिए आएगा, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट है। छोटी बच्ची हो क्या, इधर सुनो ध्यान से, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 50% लेट आउट है, 25 बिजनेस वाला, 25 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। तो मेरे नालायक बच्चों, अगर 60,000 रुपए का 50% करूंगा तो 30,000 वो होगा, फिर बैलेंस 25% कितना आएगा, 15,000 ही तो आएगा दोनों में। तो 15,000 बिजनेस वाले केस में आएगा, 15,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में आएगा, तो आप 15,000 ही तो बनेगा नालायक। अब एक बात मेरे को बताओ, जो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो किस केस में होती है? वो होती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में, वो PGP वाले में तो होते नहीं। अब अगर PGP वाले के अंदर नहीं होती तो वहां पर हमें एक्चुअल खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। वहां पे क्या करने पड़ेंगे? एक्चुअल खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। अब यहां पे माइनस करो एक्चुअल खर्चे। पहले तो म्युनिसिपल टैक्स जो हमारा आएगा, म्युनिसिपल टैक्स आपको दिखा दूं, यहां पे देखो 20,000 रुपए का, तो 25% पोर्शन का कितना बनेगा? 5,000 रुपए। तो वो मैंने म्युनिसिपल टैक्स यहां से माइनस कर दिया। उसके बाद फिर उसने यहां पे दे रखा है रिपेयर वाला खर्चा। अब एक बात चेक करो, रिपेयर कितने हैं? 5,000 रुपए है। अब 5,000 जो है वो रिपेयर वाला खर्चा है, उसका 25%। तो 5,000 का 25% जो वो कितना बन गया जी? वो 1250 बन गया। तो इसमें से रिपेयर वाला खर्चा 1250 माइनस करूंगा। एक बच्चा कहता गाबा गाबा, ओए गाबे गाबे सुन यार, पागल वागल तो नहीं है,
ये रिपेयर वाला खर्चा क्यों माइनस कर रहा है, इसकी तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई होगी, बट वो हाउस प्रॉपर्टी में ना मेरे बच्चे, वो हाउस प्रॉपर्टी में ना, वो यहां तो नहीं मिली होगी ना। ये हम बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं, और बिजनेस की इनकम में जो एक्चुअल खर्चे हैं वो माइनस होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात नहीं होती। उसके बाद और बताओ जी, फिर उसने इंटरेस्ट लोन यहाँ पे 15,000 रुपए का वो आ जाएगा। फिर उसने यहाँ पे ग्राउंड रेंट दे रखा है। अब एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे उसने ग्राउंड रेंट दे रखा है 6,000 रुपए का। अब ग्राउंड रेंट अगर 6,000 रुपए का है, उसका 25% जो है 1,500 रुपए, वो इसमें से माइनस कर दोगे। फिर उसने यहाँ पे हमें दे रखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दे रखा 60,000 रुपए का, उसका 25% निकाल दोगे तो 15,000 रुपए का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर दोगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो बस अब तुम बिजनेस की इनकम निकाल दो जी। अब अगर मैं एक बार बिजनेस की इनकम निकालूंगा तो 1,40,000 माइनस में 5,000 माइनस में 1,250 माइनस में 15,000 माइनस में 1,500 और माइनस में फिर 15,000, तो 1,02,250 रुपए की इनकम आ रही है जी। 1,02,250 रुपए की इनकम आ रही है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोलना, अब 65,900 रुपए की यही इनकम है, 102,250 की यही इनकम है, माइनस में 15,000 रुपए का लॉस है, तो 1,53,150 ये मेरी नेट इनकम निकल के आएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ग्राउंड रेंट पीजीपी के अंदर अलाउड होगा, क्यों डिसअलाउड होगा जी? अगर 25% पोर्शन अगर वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है और उस पोर्शन का वो ग्राउंड रेंट पे कर रहा है, तो उसको तो अलाउड करेंगे ना। हाउस प्रॉपर्टी में डिसअलाउड होगा, पर जो बिजनेस वाले पोर्शन है वो तो अलाउड करेंगे ही करेंगे। तो उसकी नेट इनकम जो निकल के आ रही है, वो इनकम निकल के आ रही है 153,150, ये इनकम निकल के आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? ठीक है जी। चलो अब इसको मैं लॉक करने जा रहा हूं जी। अब अगर किसी को भी इसमें दिक्कत है तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करके सुन लेना जी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 37 आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने दिया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 39 एक बार क्वेश्चन नंबर 39 देखना है नहीं देखना, पहले मेरे को ये बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखना है या क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आ जाओ सीधा? सारे बच्चे बताओ जी, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 39 किसी का डाउट है या पहले क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आ जाऊं जी? 39 इजी है, 39 इजी है, 39 इजी है। अरे ऐसा करते हैं पहले ना 40 कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे 40 ने हवा टाइट कर रखी है। तो ऐसा करते हैं पहले ना 40 कर लेते हैं, तो फिर तुम्हें 39 आ जाओ। अब एक बार 40 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 40 ना बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 40 जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसके बस का नहीं है क्वेश्चन 40, चाहे तो मेरी बात लगे बुरी चाहे लगे अच्छी। अगर क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ लोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम हाउस प्रॉपर्टी में कभी मार नहीं खाओगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं, और इसमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें अदर सोर्स का भी पार्ट है। तो एक बार ऐसा करो, पहले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन 40 पढ़ेंगे, और देन फिर इसमें जो जो पॉइंट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे जी। आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जी। इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मिस्टर रवि है, मिस्टर रवि ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब मिस्टर रवि जो है वो आरओआर है, मिस्टर रवि जो है वो आरओआर है। फिर वो कह रहा है ओन ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हैविंग डिफरेंट फ्लैट्स इन कानपुर, मतलब उसके कानपुर में ना, उसके कानपुर में फ्लैट है, उसके कानपुर में बहुत सारे फ्लैट हैं। वो कह रहा है विच हैज म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 27 लाख रुपए की है, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 27 लाख रुपए की है। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 29,80,000 रुपए का है, और मार्केट रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो 30 लाख रुपए का है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार हम यहां पे लिख देते हैं। इसकी एफआरवी जो निकल के आ रही है, एफआरवी 30 लाख रुपए है। फिर एमवी की बात करूंगा, एमवी जो है वो 27 लाख रुपए की है। और एसआर की बात करूंगा, एसआर जो है वो 29,80,000 का है। पहले मेरे को सारे बच्चे इसकी ईआर निकाल दो जी, सारे बच्चे मैं इसकी ईआर निकाल दो, इसका ईआर कितना आएगा। अच्छा इसका ईआर कितना आएगा,
FRV और MV, विच एवर इज हायर, तो हायर क्या बनेगा, हायर बनेगा FRV, ये मेरा FR1 हो गया, फिर इनमें से लेस हो गया 2980, तो मेरा ER जो है वो कितना निकल के आ रहा है, ER मेरा 29,80,000 निकल के आ रहा है। तो अगर मैं ER की बात करूंगा, ER जो है वो 29,80,000 का मेरा ER आ रहा है, अच्छी बात है। फिर वो कहना चाह रहे हैं एनुअल रेंट जो है, अब एनुअल रेंट जो है वो 40 लाख रुपए था, जिसमें से 10 लाख रुपए परटेनिंग टू द डिफरेंट एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है जो एनुअल रेंट है वो 40 लाख रुपए का है, बट 40 लाख रुपए टोटल है, याद करो मैंने कहा था कॉम्पोजिट रेंट, हेलो ओए शिमला मिर्च कलर के बच्चे इधर, मैंने कहा था कॉम्पोजिट रेंट। अब कॉम्पोजिट रेंट में दो केस होंगे, या तो वो सेपरेबल या वो नॉट सेपरेबल, या तो वो सेपरेबल है या वो नॉट सेपरेबल है। अब यहां पे कॉम्पोजिट रेंट जो है वो सेपरेबल है ये कॉम्पोजिट रेंट 40 लाख रुपए कॉम्पोजिट रेंट है, और बट वो सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब बिल्डिंग का अलग दी है और फर्निशिंग आइटम का अलग दी है। अब जो फर्निशिंग आइटम का अलग दी है वो तो अदर सोर्स की इनकम है, और जो बिल्डिंग का अलग दी है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो 40 में से वो 30 लाख रुपए कह रहा है कि बिल्डिंग का है, और 10 लाख रुपए फर्निशिंग आइटम का है, तो 10 लाख रुपए यहां से बाहर निकाल दो, 30 लाख रुपए हमें दिमाग में लेके चलना है। अब आगे पढ़ते हैं। फिर वो कहना चाह रहा है कि एक फ्लैट है उसमें इन द प्रॉपर्टी जिसके एनुअल रेंट जो है वो 2,40,000 रुपए है, मतलब उनमें से एक फ्लैट है जिसका एनुअल रेंट जो है वो 240 है, अच्छी बात है। मेरे को पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये 240 जो एनुअल रेंट है एक प्रॉपर्टी का, क्या सिर्फ बिल्डिंग का होगा या सिर्फ फर्निशिंग आइटम का होगा या दोनों का होगा? एमिनिटीज का मतलब हो गया नालायक लिफ्ट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, आपका प्ले एरिया हो गया, ये सारे के सारी एमिनिटीज होती हैं। नालायक एमिनिटीज नहीं मिलती तुम्हें, बेनिफिट्स नहीं मिलते यार। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में अगर आप जाते हो तो वहां पर एमिनिटीज मिलती है ना, वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ पर जिम है, हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल है, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब ये 2,40,000 रुपए क्या है, उसने बोला 2,40,000 रुपए एक प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट है, मतलब इसमें बिल्डिंग का भी है और फर्निशिंग आइटम का भी है। फिर वो कह रहे हैं रिमेन वेकेंट 4 महीने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब उसने बोला एक फ्लैट का जिसका एनुअल रेंट 240 है, 4 महीने वो खाली पड़ा रहा। अब अगर वो 4 महीने खाली पड़ा रहा तो 4 महीने हमें वैकेंसी की वजह से लॉस हो गया, मतलब वो रेंट हमें रिकवर ही नहीं हुआ, वो रेंट हमें रिकवर ही नहीं हुआ। तो मेरे को सारे बच्चे बोल देना, मैं नॉर्मल बात करता हूं। अब यहां पे 2,40,000 रुपए है, 2,40,000 रुपए पूरे साल का है, तो मल्टीप्लाई 4/12। तो अगर मल्टीप्लाई 4/12 है तो वो कितना आ गया, 80,000 आ गया। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि 80,000 का रेंट मुझे रिकवर नहीं हुआ? क्या मैं कह सकता हूं कि 80,000 का रेंट मुझे रिकवर नहीं हुआ? हाँ बोलो हाँ। क्या मैं कह सकता हूं कि 80,000 का रेंट मुझे रिकवर नहीं हुआ? भाई 240 मल्टीप्लाई 4/12 तो 80,000 रुपए का रेंट मुझे रिकवर नहीं हुआ। अच्छा 80,000 रुपए का रेंट मुझे रिकवर नहीं हुआ, बट इसमें तो फर्निशिंग आइटम का भी और बिल्डिंग का भी है, इसमें तो फर्निशिंग आइटम का भी और बिल्डिंग का भी है, तो इसको मैं पूरी बिल्डिंग का तो नहीं मान सकता। अब हमें हाउस प्रॉपर्टी में चेक करना है कि हाउस प्रॉपर्टी में कितना रिकवर नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये 80,000 रुपए जो है ना, अब ये 80,000 रुपए ध्यान रखना, क्या पूरा रेंट कितना था 40 लाख, और बिल्डिंग वाला कितना था आपका, बिल्डिंग वाला था 30 लाख, तो यहां पे 80,000 है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 3/4 करोगे तो 60,000 रुपए का जो वैकेंसी वाला है वो बिल्डिंग वाला पोर्शन है। जो 60,000 रुपए का पोर्शन है ना वो बिल्डिंग वाला पोर्शन है, मतलब उसका नुकसान मेरे को बिल्डिंग वाले पोर्शन का है, और 20,000 जो है वो फर्निशिंग आइटम वाले का है। नई बात समझ में आ रही? बच्चा कह रहे 1 मिनट यार, ये तो दिमाग खराब कर दिया आपने। 1 मिनट का सर भाई क्या करा दिया भाई तुमने? अरे मेरे बच्चों नालायक, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुमने ER जो है ER तक तो निकाल दिया, तुम्हारा ER कितना आ रहा है, तुम्हारा ER आ रहा है 2980, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसने बोला जो तुम्हारा एनुअल रेंट है पूरी बिल्डिंग का 40,000 रुपए का है, ये मेरा एनुअल रेंट है, बट प्रॉब्लम क्या, मैं 40 लाख ले नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या, मैं 40 लाख ले नहीं सकता। 40 लाख ले क्यों नहीं सकता, पहले समझो, लॉजिक समझो, लॉजिक। सर रटने वाला काम नहीं है मेरे यहां पे मेरे काम रटने वाला नहीं है। यहां पे ध्यान सुनना, 40 लाख रुपए का AR है। अब ये 40 लाख रुपए का जो है वो कॉम्पोजिट रेंट है। अब 40 लाख रुपए का वो कॉम्पोजिट रेंट है,
मैंने कहा था कॉम्पोजिट रेंट अगर इनसेपरेबल है फिर तो सारा अदर सोर्स में या सारा पीजीबी में जाएगा, बट अगर वो सेपरेबल है तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में, फर्निशिंग आइटम वाला अदर सोर्स में। अब ये तो सेपरेबल है, ये तो सेपरेबल है। अब ये सेपरेबल कैसे है? इसके दो पार्ट है। इसके दो पार्ट कैसे? उसने बोला 30 लाख रुपए बिल्डिंग का है और 10 लाख रुपए किसका है? 10 लाख रुपए आपका किसका है? फर्निशिंग आइटम का है, उसको अलग कर दो। फिर उसने बोला एक बिल्डिंग है, एक प्रॉपर्टी है, उसमें 2 लाख, उसका एनुअल रेंट जो है वो 240 का है। भाई आपकी एक प्रॉपर्टी, उसमें एनुअल रेंट 240 का है, जो 4 महीने खाली पड़ी रही। अब अगर 4 महीने खाली पड़ी रही तो मेरा बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो 240 एक प्रॉपर्टी का रेंट है तो इसमें बिल्डिंग का भी होगा और फर्निशिंग आइटम का भी होगा। अबे मैं हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग वाला जो नुकसान हुआ है वो लेना है, फर्निशिंग आइटम वाला जो नुकसान है वो तो अदर सोर्स में लेके जाओगे ना। अब उसने बोला 4 महीने वेकेंट रहा, तो भाई 240 में से मुझे कितना रेंट रिकवर नहीं हुआ? मतलब 8 महीने का रिकवर हुआ, 4 महीने का रिकवर नहीं हुआ। उसने बोला पूरे साल का 240 है, तो अगर पूरे साल का 240 है तो 4 महीने जो खाली पड़ा रहा उसमें नुकसान कितना हो गया? 80,000 रुपए का रेंट मुझे नहीं आया। अब 80,000 रुपए का रेंट नहीं आया तो 80,000 में बिल्डिंग भी है और फर्निशिंग आइटम भी है, तो उसकी रेशो कितनी है? आप अगर चेक करोगे उसकी रेशो कितनी है, ये देखो रेशो ये रही ना। अगर मैं चेक करूंगा 30 और 40, तो 40 तो टोटल है, तो आप 3/4 कर लो जी। आप इसका क्या करोगे? आप इसका 3/4 कर लो। तो अगर मैं इसका 3/4 करूंगा तो बिल्डिंग का जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? बिल्डिंग का 60,000 रुपए निकल के आएगा जी। बिल्डिंग का 60,000 रुपए निकल के आएगा, जो बिल्डिंग के हिस्से आएगा वो 60,000 रुपए आएगा जी। जो बिल्डिंग 1/3 क्यों होगा? ये 80,000 रुपए तो टोटल है ना। 80,000 रुपए क्या है? 80,000 रुपए टोटल है, तो टोटल कितने है? टोटल तो 4 है ना, टोटल तो 4 है। तो अगर टोटल 4 है तो मैं 4 अगर टोटल है तो मैं तीसरे हिस्से का लेना है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो वहां 1/4 आएगा ना, उस केस में 1/4 आएगा, यहां पे 3/4 आएगा। अब अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको रट लो। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है ना। मेरे को बिल्डिंग वाले पोर्शन का निकालना है तो मेरे नालायक बच्चे वो 3/4 ही होगा। अगर मुझे इसका निकालना होता तो 1/4 होता। ये टोटल दिया हुआ है 80,000, तो इसका 3/4 करेंगे, 1/4 करेंगे। अब ध्यान से सुनना जी। अब 60,000 रुपए का रेंट मेरे को रिकवर नहीं हुआ। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो टोटल रेंट कितना है? 30 लाख। अब टोटल रेंट 30 लाख रुपए का है, 60,000 रुपए का तो मेरे को रिकवर ही नहीं हुआ। 60,000 रुपए रिकवर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैकेंसी थी। 60,000 रुपए रिकवर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैकेंसी थी। अब 60 बच्चा कह रहे हैं सर वैकेंसी की वजह से तो 80,000 रुपए आ रहा है। मेरे बच्चे 80,000 रुपए आ रहे हैं, बट 80 में से 20,000 तो फर्निशिंग आइटम का है ना। हमें बिल्डिंग का देखना है। बिल्डिंग वाला कितना है? 60,000 है, तो उसमें से 60,000 माइनस करो तो अब मेरा AR जो आ गया वो 29,40,000 आ गया। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो ER बताओ कितना था? ER तुमने निकाला था 29,80,000। AR तुमने निकाला था 29,80,000। तुम्हारा AR कितना आ रहा है? AR आ रहा है 29,40,000। मेरे को सारे बच्चे बोलो तुम्हारा AR ER से कम है या नहीं है? तुम्हारा AR ER से कम है या नहीं है? बस ये बता दो मेरे को। तुम्हारा AR ER से कम है या नहीं है? बिल्कुल कम है। अब अगर AR ER से कम है, याद करो मैंने क्या कहा था, अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो अगर वैकेंसी ना होती तो साहब मेरे को 60,000 रुपए और मिल जाते। बाबूजी और मेरे बाबूजी, अगर वैकेंसी ना होती तो 60,000 रुपए और मिल जाते। तो 60,000 रुपए और मिल जाते तो मेरा 30 लाख हो जाता, मेरा AR ER से ज्यादा हो जाता। अब मेरा AR कम आ रहा है तो रीजन वैकेंसी है। भाई गावा सर लाइक तो बनता है, कमेंट भी करके जाएंगे गावा सर, आपके लिए जान हाजिर है। बट आज वाली क्लास मैं प्राइवेट करके रहूंगा, तुम्हें क्लास लाइव के बाद देखने को नहीं मिलेगी। और अगर तुम सोच रहे हो अल्टीमेट CA वाले पे देख लोगे, वहां भी नहीं डालूंगा कल। ये तब तक नहीं डालेंगे जब तक कल सारे बच्चे लाइव नहीं आएंगे ना। ऐसे ही तैसे मैं प्राइवेट पब्लिक करूंगा ही नीचे।
तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे एआर कम आ रहा है। एआर के कम आने का रीजन क्या है? वैकेंसी है। वैकेंसी क्यों है? क्योंकि अगर ये 60,000 रुपए की वैकेंसी ना होती तो 30 लाख रुपए रेंट होता, बट अभी मेरा 2940 है। तो रीजन क्या? वैकेंसी है। तो अगर वैकेंसी है तो फिर एआर ही जीएवी होगा जी, एआर ही जीएवी होगा। तो यहाँ पे जीएवी 2940 बनेगा जी, जीएवी क्या बनेगा? 2940 बनेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो, जिन बच्चों को नहीं आया इट मीन उन्होंने पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं है सही तरीके से, और अगर पढ़ा है तो सिर्फ प्रोविजन के रट्टे मारे हैं, प्रोविजन के रट्टे मारे हैं, समझा उन्होंने कुछ नहीं है। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जो लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, वो अपना एक बार इंतजाम कर ले कि पेपर में क्या होने वाला है, क्योंकि पेपर में थ्योरी नहीं बननी, पेपर में टेक्स्ट के पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनने हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जीएवी 2940 है। अब मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। जिनको लास्ट टाइम समझना है वो समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे जीएवी के आगे क्या होगा जी। लास्ट टाइम बता रहा हूं, आपने यहाँ पे फटाफट से देख लो जी, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। यहाँ पे आपका एफआरवी और एमवी, इनमें से हायर क्या बनेगा? ये हमारा एफआरवी एमवी हायर बनेगा 30 लाख। फिर एसआर मेरा 2980 है तो लेस हो गया, तो ईआर जो मेरा आ गया वो ईआर मेरा निकल के आ गया, ईआर मेरा आ रहा है 29,80,000। फिर उसने बोला साहब आपका एआर जो है, उसने बोला एआर कितना है? एआर जो उसने बोला 40 लाख है, बट 40 लाख तो टोटल है। अब 40 लाख उसने बोला ना टोटल है, उसने बोला साहब 40 लाख में से ना 10 लाख रुपए जो है वो एम्यूनिटीज का है। तो हाउस प्रॉपर्टी में एम्यूनिटीज तो आती नहीं। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी में एम्यूनिटीज नहीं आती वो बाहर निकाल दो, फिर 30 लाख बैलेंस बच गया। 30 लाख बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में आता है तो हम 30 लाख मानेंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए एम्यूनिटीज का है, वो अदर सोर्स में जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ गई कि मेरा एआर जो आ गया वो 30 लाख आ गया। अब हमें देखने से एआर ज्यादा लग रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो एआर जेवी बनेगा नहीं। उसने आगे कुछ और बोला, उसने बोला भाई साहब जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो 2,40,000 है, और वो 4 महीने वेकेंट रही है। तो 4 महीने वेकेंट रही तो वैकेंसी की वजह से तुम्हें कितना पैसा रिकवर नहीं हुआ? तो अगर 2,40 पूरे 12 महीने का है तो 4 महीने का कितना आ गया? 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए रेंट है जो मुझे रिकवर नहीं हुआ। क्यों रिकवर नहीं हुआ? क्योंकि वो वैकेंसी है, क्योंकि वो वैकेंसी है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं इसमें से 80 माइनस नहीं कर सकता। क्यों माइनस नहीं कर सकता? क्योंकि साहब 80,000 पे जो है ना, इसमें बिल्डिंग का भी है और फर्निशिंग आइटम का भी है। तुम सब जानते हो फर्निशिंग आइटम तो अदर सोर्स में जाती हैं। तो अब इसको बाइफरकेट कैसे करें? सिंपल बाइफरकेट करना है कि 80,000 जो है वो टोटल है। इट मींस 80,000 जो है वो टोटल है। तो टोटल रेंट कितना था? 40 लाख। उसमें बिल्डिंग वाला कितना था? 30 लाख। अब सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर दो भाई। टोटल अगर 40 है, इसको 30 है, तो 3/4 कितना आ गया? 60,000 पे आ गया। तो 60,000 पे बिल्डिंग वाला है। अब अगर 60,000 बिल्डिंग वाला है तो 30 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 29,40,000। अब ये मेरा एआर आ गया। अब अगर मेरा एआर है, अब मेरा एआर ईआर से कम आ रहा है, मेरा एआर ईआर से कम आ रहा है। अब अगर एआर कम आ रहा है, रीजन वैकेंसी है। वैकेंसी तो है ही है, क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती तो 30 लाख आता। वैकेंसी होने के बाद 29,40 आ रहा है, तो रीजन मेरा वैकेंसी है, तो फिर एआर ही जीएवी होगा। तो एआर ही जीएवी होगा, तो जीएवी बन गया 29,40। तो इस तरह से जीएवी बनेगा, बात खत्म जी। इस तरह से जीएवी बनेगा, बात खत्म। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो मैं इसके अलावा नहीं समझा सकता। कसम लगे माता रानी की, मैंने पूरे एफर्ट्स लगा दिए। फिर बाद में स्पीड स्लो कर करके देखते रहना, आपको समझ में आएगा। बट बाद में तो होगा नहीं, क्योंकि क्लास प्राइवेट होगी जी। डन। अब एक बार फटाफट से आगे आओ यार। अब मेरे को फटाफट से बताओ, यहां पे अब तुम्हारा जीएवी जो आ गया वो 29,40,000 आ गया जी। ठीक है जी, 29,40,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स पे एक बार आओ जी, एक बार चेक करो म्युनिसिपल टैक्स। अब अगर म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 4 लाख के हैं, 4 लाख के म्युनिसिपल टैक्स हैं। 10% की रिबेट ऑब्टेन फॉर पेमेंट ऑफ बिफोर ड्यू डेट। अब 10% की रिबेट मिल गई, मतलब 10% तुम्हें नहीं देने, तो 4 लाख में से 10% माइनस कर दो। 4 लाख में से 10% माइनस कर दो, क्योंकि वो देने नहीं ना, मेरे को रिबेट मिल गई। तो देने कितने हैं मेरे को? 3,60,000। देने कितने हैं? 3,60,000। बट उसने आगे कुछ और बोला, कह रहा है एरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 23-24 के पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000।
मतलब पिछले साल के जो म्युनिसिपल टैक्स है वो भी अभी पे कर रहा है 140 के, और उसमें इंटरेस्ट है 25, तो इंटरेस्ट तो बाहर निकाल दो, क्योंकि हम तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स का इंटरेस्ट तो माइनस ही नहीं करते जी। अब मेरे को एक बात बताओ, 3,60,000 तो ये हो गया, अब 3,60 ये हो गया, और 140 में से 25 चला गया, क्योंकि 25 का तो इंटरेस्ट है, तो 115 वो हो गया, तो टोटल हो गया 4,75,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स आएगा। ओए गाबे गाबे गाबे, हेलो, ओए 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 गाबे, एक बात बता, ये जो म्युनिसिपल टैक्स है ये तो पिछले साल का है ना, तो पिछले साल वाला म्युनिसिपल टैक्स भाई तू क्यों माइनस कर रहा है? याद करो मैंने क्या कहा था, ना 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 ना, याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सारे माइनस होंगे, कितने भी साल के म्युनिसिपल टैक्स हो वो सारे माइनस होंगे, सारे के सारे आपने अगर पे कर दिए तो वो सारे माइनस होंगे, चाहे पिछले के हो चाहे वो अगले के हो, कुछ भी हो, सारे म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। तो सारे माइनस करने पड़ेंगे, तो फिर 4 लाख में से 10% गया 360, फिर 360 और 140 में से 25 गया 115, तो 360 और 115 4,75,000 हम यहां से माइनस कर देंगे जी। अब बताओ एनएवी कितना आ गया जी। अब यहां पे एनएवी देख लो, तो 29,40,000 माइनस में 4,75,000, तो 29,40 माइनस में 4,75,000, तो ये हो गया 24,65,000। अब इसका 30% देख लो कितना आएगा, 7,39,500 रुपए, ठीक है जी, 7,39,500 रुपए। अब एक बार चेक करना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो नहीं है, अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं है तो 24B तो है ही नहीं, तो 24B नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो आ रही है 24,65,000, ये आएगा जी 17,25,500 रुपए। तो अगर आप पीछे एक बार आंसर चेक करोगे ना, मेरे ख्याल से हाउस प्रॉपर्टी का आंसर यही दिया होगा जी, अरे मेरे ख्याल से हाउस प्रॉपर्टी का आंसर यही दिया होगा, एक बार आप आंसर चेक कर लेना, यहां पे आएगा जी। सर अगर एडवांस में दिए तो भी माइनस होंगे, बिल्कुल माइनस होंगे जी। अगर आपने अगले सालों के भी म्युनिसिपल टैक्स अभी पे कर दिए तो 100% माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पेड बेस पे माइनस होते हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में ना तुम्हें अदर सोर्स की इनकम भी निकालनी है, इसी क्वेश्चन में तुम्हें अदर सोर्स की इनकम भी निकालनी है। अब अदर सोर्स में क्या होगा, अब अगर आप बात करोगे अदर सोर्स की, अब अदर सोर्स के अंदर क्या होगा, अब देख लो, अब अदर सोर्स के अंदर वो 10 लाख रुपए का रेंट जो है, जो तुम्हें 10 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, इसको अदर सोर्स में ले जाओ यहां पे, क्योंकि अदर सोर्स की इनकम है ना, तो अदर सोर्स की इनकम निकाल लो, ये लो 10 लाख रुपए का रेंट है, वो एम्यूनिटीज वाला, ये अदर सोर्स में चला गया, ठीक है ना, 10 लाख रुपए का रेंट अदर सोर्स में चला गया। उसमें से अब एक बात बताओ, वो 20,000 वो वैकेंसी वाला माइनस कर दो, याद है ना टोटल 80,000 था, तो 80 में से 60 तो वहां ले गए थे, हेलो इधर 80 में से 60 तो वहां ले गए थे, बिल्डिंग वाला था, बट 80 में से 20 तो एम्यूनिटीज का था ना, तो 20 यहां माइनस कर दो जी, 20 यहां माइनस कर दो, तो 20,000 यहां माइनस कर दोगे, तो आपका बैलेंस कितना आएगा, 9,80,000 आएगा जी। ठीक है, उसके बाद एक बार और चेक करो और क्या है। अब उसने बोला लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर 2,40,000 रुपए के हैं, जिसमें से 30,000 रुपए आपने कैश पे किया। अब तो मैं याद करो, अदर सोर्स के अंदर भी, हेलो भाई साहब, अदर सोर्स के अंदर भी 10,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं होता, याद है, चाहे पीजीबीपी हो चाहे अदर सोर्स हो, 10,000 की लिमिट दोनों में है। तो 30,000 रुपए कैश है, वो तो हटा ही दो जी, तो 240 में से 30,000 रुपए हटा दो, तो आपका 2,10,000 रुपए ये खर्चा जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। क्योंकि सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, अरे एमिनिटीज में लिफ्ट भी तो आती है। एक बच्चा पीछे पड़ गया, डीटी की क्रक्स बुक कब आएगी, डीटी की क्रक्स बुक कब आएगी, डीटी की क्रक्स, 1 घंटा, मेरे को पौना घंटा हो गया, मेरे को नहीं लग रहा है इस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। बेटे क्रक्स बुक में क्रक्स है, क्रक्स के रट्टे मारने से रिवीजन तो हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं होंगे। कसम लगे मातरने की, मैंने तुम्हें कहा है, मेरे को मेरी तैयार है बुक, उसमें 1-2 अमेंडमेंट पेंडिंग थी, मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, मैं आपको भगवान कसम मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, बट भगवान कसम उसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, उसमें क्वेश्चन नहीं है, उसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो तुम्हारे एग्जाम से सिर्फ 1 हफ्ता पहले पढ़ने के लिए काम किया, मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा है, 1 महीना पढ़ते रहो, ठीक है, बट ये क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो नालायक, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2,10,000 रुपए, अब ये 2,10,000 रुपए यहाँ पे आएगा जी। अब 2,10 कैसे आएगा समझ गए ना,
वो 30,000 पे हटा दो, तो ये 210 माइनस कर दो जी। उसके बाद यहां पे देख लो जी, फिर वो कह रहा है सैलरी 80,000 पेड की स्टाफ को फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, 88,000 पे सैलरी दी है रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो भैया अब 88,000 पे सारे बच्चे बोलना क्या ये पूरा का पूरा 88,000, क्या पूरा का पूरा 88 माइनस कर दूं? ना 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 ना, बिल्डिंग का रेंट रिकवर करने के लिए जो सैलरी दी उसकी तो 30% की डिडक्शन माइनस कर दी। अदर चार्जेस मतलब एम्यूनिटीज, तो एम्यूनिटीज कितनी है बताओ? एम्यूनिटीज कितनी है? एम्यूनिटीज तो 1/4 है ना। अरे मेरे नालायक बच्चे, 40 में से 30 और 10, तो एम्यूनिटीज कितनी है? 1/4 है, तो इसका 1/4 निकाल दो, तो 22,000 पे माइनस करेंगे जी। तो बस एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से अदर सोर्स की इनकम तुम्हारी आएगी जी, कितनी आएगी जी? तो अदर सोर्स की इनकम क्या आएगी? कल कैपिटल गेन करेंगे भाई, कल पूरा लेक्चर कैपिटल गेन का जी, कल पूरा लेक्चर कैपिटल गेन का। जो बच्चा नहीं आएगा अपने 8 नंबर खराब करेगा जी, कल ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल गेन इस पर बनना ही बनना है। 7,48,000 रुपए की अदर सोर्स की इनकम आ रही है, 7,48,000 रुपए की अदर सोर्स की इनकम आ रही है, ये आ गया जी। डन, इसको लॉक करें। सर लिफ्ट वाले में क्यों नहीं किया 1/4? इधर मेरे बच्चे, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ नालायक। लिफ्ट जो होता है बेटे वो एम्यूनिटीज ही होता है। लिफ्ट जो है, जो 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख रुपए जो एम्यूनिटीज के हैं उसी में लिफ्ट आती है, ठीक है ना। बिल्डिंग का रेंट है, लिफ्ट एक एम्यूनिटीज है, तो वहां 1/4 नहीं करेंगे, वो है ही एम्यूनिटीज का। और उसने बोला तो स्टाफ की सैलरी पे की, वो रेंट रिकवर करने के लिए पे की, बिल्डिंग और एम्यूनिटीज दोनों का, तो इसलिए वहां पे 1/4 करा। अरे त्रिशूल मैं डेली ऑफिस के अंदर भूल आता हूं यार, कल लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा। दिमाग खराब कर रखा है बच्चों ने, इनके कल मारूंगा त्रिशूल, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे लिफ्ट वाला जो पॉइंट है, लिफ्ट वाला सिर्फ एम्यूनिटीज है, इसलिए उसको मैंने 1/4 नहीं किया। सैलरी सबकी है, तो इसलिए मैंने वहां पे 1/4 किया। म्युनिसिपल टैक्स का 3/4 नहीं होगा मेरे नालायक बच्चे। म्युनिसिपल टैक्स घर के जाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स लिफ्ट के नहीं जाते, म्युनिसिपल टैक्स फर्नीचर के नहीं जाते, म्युनिसिपल टैक्स घर के जाते हैं। म्युनिसिपल टैक्स होते ही प्रॉपर्टी के हैं, एम्यूनिटीज के नहीं होते। चलो री, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन तुमसे हो गया ना, अब ये क्वेश्चन तुमसे हो गया। अब एक बार फटाफट से आओ, अब तुम ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे पहले तो, बस बहुत हो गया जी। ये क्वेश्चन तुम अभी करके दिखाओगे, इसका मेरे को आंसर दोगे जी। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। पहले एक बार तुम इतना पढ़ लो या इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है नी, एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं ऊपर भी करूंगा ना, मैं ऊपर भी करूंगा फिर। ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का जी, ये क्वेश्चन जो है रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। डन, अब ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे इसका आंसर दो। उसने एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा है, और आकाश की टोटल इनकम मांगी है, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जी, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। आंसर दो फटाफट से जी। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, एक बार अभी क्वेश्चन यहां से देख के करो जी। ये पूरा क्वेश्चन आपने मुझे अभी करके दिखाना है जी। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, ये उसी का ही क्वेश्चन है। अरे ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक बार अभी तो कर लो, डाल दूंगा इसको मैं। स्क्रीन पूरी कर दूं? ये लो, बराबर से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो
अब मैं नीचे कर रहा हूं जी। ROR, एक बच्चा कह रहा है NR और एक बच्चा कह रहा है ROR। चलो मेरे को इनकम भी निकाल के बताओ, इनकम कितनी आएगी जी? मेरे को इनकम भी निकाल के बताओ, इनकम कितनी आएगी इसकी? इनकम भी निकाल के बताओ, अगर ये NR है तो इसकी इनकम कितनी आएगी? एक बच्चा कह रहा है RNOR, RNOR। ओके, हमें निकालना क्या है सीना साहब? निकालना देखो ना, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है और उसके बेस पे उसकी इनकम निकालनी है। 16,50,000 रुपए की इनकम आएगी। 10,50,000, 10,50,000। और बताओ जी, RNOR है? क्या होगा तुम्हारा यार? कसम से डर लग रहा है बड़ा। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो। मतलब मेरे को डर लग रहा है कि पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। आ जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। इधर देख लो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब ओए ओए, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है मिस्टर आकाश है, इंडियन सिटीजन है, एज 45 साल की है, वर्क इन XYZ लिमिटेड इन दिल्ली। He got a job offer from ABC INC, that is California, on 1 जून 2023. He left India for the first time 31 जुलाई 2023 and joined ABC INC on 8 अगस्त 2023. During the previous year 24-25, Mr. Akash visit India from 25 मई 2024 to 22 सितंबर 2024. He has received the following income for the previous year 24-25। पहले तो मेरे को सारे के सारे बच्चे ही बताओ। अब एक बार सारे बच्चे शांत हो जाओ, एक बार सारे के सारे बच्चे अब शांत हो जाओ। कसम लगे तुम्हें अगर आपने कोई बीच में बोला भी यहां पे। पहले मेरे को ये बताओ, ये केस नॉर्मल केस में कवर है या स्पेशल केस में कवर है? सारे बच्चे मेरे को आंसर देंगे, ये नॉर्मल केस में कवर है या स्पेशल केस में कवर है? स्पेशल केस में कवर है। स्पेशल केस में कौन से केस में कवर है? इंडिया से बाहर जाने वाले केस में कवर है, बाहर से इंडिया में आने वाले केस में कवर है? मेरे को आंसर दो यहां पे भाई। मान लिया स्पेशल केस में कवर है, स्पेशल में भी कौन से केस में कवर है? इंडिया से बाहर जाने वाले केस में कवर है या बाहर से इंडिया में आने वाले केस में कवर है? मेरे को यह बताओ तुम अब। इंडिया से बाहर जाने वाले केस में कवर है या बाहर से इंडिया में आने वाले केस में कवर है? कौन से केस में कवर है? इंडिया से बाहर जाने वाले केस में कवर है या बाहर से इंडिया में आने वाले केस में कवर है? बाहर से इंडिया में आने वाले केस में कवर है। सर वो इंडिया से बाहर गया बट वो 2023 में गया, वो बाहर सेटल्ड हो गया। याद करो, एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन जो बाहर सेटल्ड है और वो बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, ये उस केस में कवर है। अब अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, जो बाहर सेटल्ड हो गया, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, तो उसके लिए कितने दिन चेक करने हैं वो डिपेंड करता है उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। अब उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है, एक बार हमें वो देखना चाहिए। अब एक बार मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ। अब ये वाली इनकम जो है, सैलरी फ्रॉम कैलिफोर्निया, रिसीव इन कैलिफोर्निया, तो ये तो फॉरेन सोर्स की इनकम है, तो इसको तो यहां पे कवर नहीं करेंगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये इंडियन इनकम है, 5 लाख आएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन नेपाल, रिसीव इन नेपाल, ये नहीं आएगा। फिर रेंट मिल रहा है, अब रेंट मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन इन कैलिफोर्निया विच वाज सेटअप इन, यहां पे इंडिया में, तो 6 लाख रुपए ही आएगा। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, 6 और 5 11। अब गलती से 5 50 मत जोड़ देना, क्योंकि 6 5 11 और 5.5 16। अगर तुम ये देखोगे तो 120 डेज वाली कंडीशन भी चेक होगी, बट नहीं होगी। याद करो ये रेंट है मेरे नालायक बच्चे, और अगर रेंट है तो इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हाँ, तुम्हारा 16.5 था ना, 16.5 नहीं आएगा। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये रेंट दिया हुआ है।
और रेंट अगर दिया है तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। तो अब यहां पे अगर आप चेक करोगे 5.5 लाख में से अगर 30% माइनस करोगे तो 385 आएगा। अब 385 है, अब 385 प्लस में 6 लाख प्लस में 5 लाख रुपए, तो 14,85 आएगा। तो इनकम 15 लाख तक है। यार गाबा सर मेरे गाबा सर कितना ध्यान रखेंगे। यही तो टैक्स है, मजे हैं टैक्स के। एक दुनिया है इसकी, एक ना इमोशन है ये। जीने का मजा आता है टैक्स में, कसम लगे, मतलब क्वेश्चन करने का बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग है भाई साहब, हर पॉइंट नया है, रटने वाला पॉइंट नहीं है। बात समझ में मेरी। अब यहां पे 1485 हो गया। अब अगर 1485 हो गया तो इनकम 15 लाख तक है, और अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है, अब वो 25 मई को आया, 22 सितंबर तक आया, तो 25 मई को आया, 25 26 27 28 29 30 31, तो 7 दिन तो ये हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 121 दिन है। अब अगर 121 दिन है तो 182 से कम है। अब अगर 182 से कम है तो नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ गया जी। अब अगर ये एनआर बन गया तो एनआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? एनआर के हाथ में एक तो ये इनकम नॉन टैक्सेबल है, ये डिविडेंड वाली इनकम जो इंडियन कंपनी वाली है ये 5 लाख ये टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है, और हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम टैक्सेबल है। अब 5.5 लाख में से 30% माइनस कर दोगे तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? 3,85,000, तो 385 ये हो गया, और 5 लाख रुपए ये हो गया, और ये 6 लाख रुपए की इनकम भी एनआर के हाथ में नॉन टैक्सेबल है। ये आर एनओआर के हाथ में तो टैक्सेबल हो जाती, बट एनआर के हाथ में नहीं होगी। ठीक है, अब बस ये दोनों हैं जी, तो 5 3 8 8,85,000 रुपये आएगा जी, 8,85,000 रुपये आंसर आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो जी, अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ जी, फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इस पॉइंट को हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लॉक करते हैं, और अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी। लो जी मेरे बच्चे, नेपाल वाला एग्रीकल्चर इनकम नेपाल में कमाई ना, तो इनकम बाहर कमाई और इनकम बाहर ही रिसीव की, तो वो तो फॉरेन सोर्स की इनकम हो गई ना। तो फॉरेन सोर्स की इनकम हो गई तो 15 लाख की लिमिट में आएगी नहीं वो जी। 60 डेज वाला क्राइटेरिया क्यों चेक करेंगे जब स्पेशल केस है? तो स्पेशल केस में 60 डेज वाली बात क्यों होगी? स्पेशल केस में 60 डेज वाली बात नहीं होगी, यहां तो 182 डेज वाली बात होगी। सर कैपिटल गेन नहीं होगा, मैं तो करवा दूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो करवा दूं यार। अब अगर ये क्वेश्चन कल तुम्हारे पेपर के अंदर बन गया, तुम तो मेरे को यही बोलोगे ना कि गाबा सर ने करवाया नहीं। तो कैपिटल गेन कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल का पूरा सेशन और परसों वाला सेशन पूरा कैपिटल गेन पे लगा देंगे। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है, मैं तो क्वेश्चन छुड़वा दूंगा आपको। हाँ जी, लिखो बराबर से, ये वाला क्वेश्चन चेक करो जी सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन चेक करो फटाफट से जी। मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं जी, ये लो क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ जी फटाफट से। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ जी। सर जी कॉम्प्लेक्स हो गया है, प्रोविजन मिक्स कहां से हो गए आरती? मिक्स की तो कोई बात ही नहीं है, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, बस साथ साथ रिवीजन करते चलो जी। ये तो डॉलर में है, बच्चा कह रहा है डॉलर में है, ये नहीं हो पाएगा, तो डॉलर में है तो करो ना नालायक, डॉलर में है। यस गुप्ता साहब, यस आएंगे बिल्कुल। जल्दी बताओ यहां पे कितना आएगा जी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के बताओ।
विक्की अब चैट से गायब हो जाएगा जी, ध्यान रखना। सीवरेज टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स में ही आता है जी। सीवरेज टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर ही आता है। अरे पीडीएफ में डाल दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, टेंशन मत लो। चलो छोड़ो छोड़ो जी, मैं ही कराता हूं जी। इधर देखो ध्यान से, छोड़ो 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 छोड़ो, अरे वापिस आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, कूल कूल, टेंशन नहीं लेनी। ओए रोना नहीं है, नहीं, ओए ओए रोना नहीं है ना, ना मेरे बच्चे, होगा, हो जाएगा, 100% होगा यार। ये सेशन हम क्यों लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं ना कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करवाता वहां जाके तुम ब्लैंक हो जाते, कम से कम तुम्हें समझ में तो आ रहा है कि कहाँ हमें काम करना है। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल होगा, 100% होगा। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है मिस्टर कुशल इज ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। पहले बताओ मिस्टर कुशल जो है वो कौन है, सारे बच्चे बताओ मिस्टर कुशल जो है ये कौन है। तो मिस्टर कुशल जो है ना वो RNOR है। अच्छा मिस्टर कुशल जो है वो कौन है, RNOR है। तो वो मिस्टर कुशल RNOR है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 25-26 he furnished the following information regarding the income expenditure pertaining to his house property for the previous year 24-25। अब ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे हैं he owned 2 houses, उसके पास 2 हाउस हैं, वन इन न्यूयॉर्क एंड अदर अहमदाबाद। मतलब एक घर उसका यूएस में है और एक घर उसका अहमदाबाद में है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है हाउस इन न्यूयॉर्क इज लेट आउट देयर एट ए रेंट 5000 पर मंथ डॉलर। उसने वो घर वहां पे किराए पर दिया। अब उसने घर वहां पे किराए पर दिया तो उसने इनकम कमाई कहां पे है, मेरे को सारे बच्चे बताओ उसने इनकम कमाई कहां पर है, इंडिया में कमाई, इंडिया से बाहर कमाई, इनकम इंडिया से बाहर कमाई, इनकम इंडिया से बाहर कमाई। उसके बाद फिर उसने बोला था एंटायर रेंट रिसीव्ड इन इंडिया, वो रेंट इंडिया में रिसीव किया। सारे बच्चे बोल देना RNOR के हाथ में जो इनकम तुम इंडिया में रिसीव करते हो क्या वो टैक्सेबल होती है नहीं होती। RNOR के हाथ में जो इनकम तुम इंडिया में रिसीव करते हो क्या वो टैक्सेबल होती है नहीं होती, 100% होती है। RNOR के हाथ में वो इनकम इंडिया में रिसीव करो तो वो टैक्सेबल होती है, 100% होती है। तो क्या ये वाला रेंट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा नहीं होगा, यस होगा। हां अगर ये रिसीव बाहर होता फिर RNOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, फिर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालता ही नहीं। बट उसने रिसीव इंडिया में की है इसलिए वो टैक्सेबल है। अब आगे देखो, अब यहां पे 5000 पर मंथ है ना, तो 5000 मल्टीप्लाई 12 और $1 कितने का जी, $1 81 का है। तो अगर $1 81 का है तो एक बार चेक करना कितना आ गया, 5000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 81, तो ये आ गया जी 48,60,000 पे मेरा रेंट आ गया। 48,60,000 पे मेरा रेंट आ गया, या मैं यूं कहूं मेरी GAV आ गई, या मैं यूं कहूं मेरी GAV आ गई। तो मेरी GAV जो है वो न्यूयॉर्क वाले घर की वो इतनी आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो फिर वगैरह प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1250 है और सीवरेज टैक्स जो है वो 750 रुपए है। अब ये दोनों के दोनों म्युनिसिपल टैक्स का ही पार्ट है। म्युनिसिपल टैक्स में प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है, म्युनिसिपल टैक्स में सीवरेज टैक्स भी आता है, म्युनिसिपल टैक्स में वाटर टैक्स भी आता है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं 1250 और प्लस में 750, मैं दोबारा बोल दूं ये पर मंथ नहीं है, ये पर मंथ नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई 12 कर दो, ये पर मंथ नहीं है, ठीक है ना, ये पर एनम है। तो इसको 81 से मल्टीप्लाई करो, $1 का रेट 81 है तो 1,62,000 पे माइनस कर दो, तो 48,60,000 में से आपका 46,98,000 की NAV आ गई। इसमें से 30% की अब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो तो 14,09,400 रुपए, ये आगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब एक बार चेक करना उसने आगे क्या बोला जी। फिर वगैरह हाउस जो है वो अहमदाबाद का, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ही हैज टेकन ए लोन 30 लाख रुपए टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑन 1 सितंबर 2019, ठीक है, एट द रेट 10%। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीट 31 मई 2021। ही ऑक्यूपाई द हाउस ऑन 1 जून 2021। द एंटायर लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 2800 रुपए। अब प्रॉपर्टी टैक्स तो माइनस होंगे नहीं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में प्रॉपर्टी टैक्स माइनस नहीं होते। तो पहले तो बस मेरे को लग रहा है यही निकल के आ रहा है जी। तो यहां पे अगर मैं इनकम निकालूंगा तो कितनी आएगी, 46,98,000
माइनस में 14,09,400, तो ये आएगा 32,88,600 रुपए आ रहा है जी। तो ये मेरी इनकम निकल के आ रही है कौन से, उसकी न्यूयॉर्क वाले घर की। अच्छा अब अहमदाबाद की बात करो, अहमदाबाद वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जीएवी कितनी आएगी, नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, 24A नील। अब सोच के बताना, यहां पे 30 लाख रुपए का लोन है, 10% अगर मैं निकालता हूं 24-25 का, तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। और प्री वाला तो छोड़ ही दो ना, प्री वाला निकालना ही क्यों है, क्योंकि जब 3 लाख रुपए करंट ईयर का है, तो तुम सब जानते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट ही 2 लाख की होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट ही 2 लाख की होती है, तो मैं प्री वाला निकालूंगा ही क्यों। अगर मैं प्री वाला कब निकालूंगा, अगर मेरी 2 लाख की लिमिट पूरी नहीं हो रही। यहां तो करंट ईयर में 3 लाख की लिमिट है, और अगर करंट ईयर में 3 लाख की लिमिट है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट ही मेरी 2 लाख की है, तो मैं प्री वाला निकालूंगा ही क्यों। तो 2 लाख रुपए का मेरा लॉस आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में। अब बस इसमें से 2 लाख माइनस कर दोगे, तो यहां पे 30,88,600 रुपए की मेरी इनकम आएगी जी। तो 30,88,600 रुपए की मेरी इनकम निकल के आएगी, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है जी। अब जिनका भी करेक्ट है बहुत बढ़िया, और जिनका करेक्ट नहीं है वो चेक करें उनसे गलती कहां पे हुई है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हें, डिफॉल्ट स्कीम कहां है, नालायक, ऑप्ट आउट है। क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते। सर एक बार नॉर्मली प्री वाला निकाल के बता दो, मैं प्री वाला निकाल के बता देता हूं जी। अब प्री वाला देख लो, 1 सितंबर 19 से यहां पे 31 मार्च 21 तक का प्री वाला है, क्योंकि 21-22 में तो घर कंप्लीट हो गया ना, तो 21-22 में तो पोस्ट स्टार्ट हो गया, तो प्री वाला क्या हो गया, 1 सितंबर 19 से 31 मार्च 21 का। अब एक बार निकालना सितंबर, अब यहां पे अगर मैं देखता हूं तो प्री वाला तुम्हारा ऐसे निकलेगा, देखो जी, यहां पे 1 सितंबर 19 से 31 मार्च 20, फिर यहां पे आएगा 31 मार्च 21, और मेरे ख्याल से 21-22 में तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो बस प्री वाला इतना आएगा जी। अब अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का निकालना है, तो 3 लाख का 10%, ठीक है जी। अब यहां पे 30 लाख का 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 7, तो 1,75,000 पे तो ये आएगा जी, और यहां पे 3 लाख रुपए ही आएगा, तो 4,75,000 आएगा। तो अगर मैं 4,75,000 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 95,000 पे प्री वाला आएगा जी। अब 95,000 और 3 लाख, तो 3,95,000। अब 3,95,000 लिमिट ही 2 लाख की है भाई। हर्षित मेरे बच्चे, 2 लाख इसलिए माइनस किया ना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तो लॉस ही आएगा ना 2 लाख का। अहमदाबाद वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएबी नील, 24A नील, 24B 2 लाख का, तो वहां पे तो 2 लाख का लॉस ही आएगा, वहां तो 2 लाख का लॉस ही आएगा, इसलिए मैंने वहां पे 2 लाख का लॉस हटा के इस तरह से किया। हिमांशी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारी मैराथन मैंने अभी ली थी, आप वहां से देख सकते हो। डन सर। न्यू, अबे यार शुभम कैसी बात कर रहे हो, एक बात मेरे को बताओ भाई, वो न्यूयॉर्क वाले में क्यों माइनस करेंगे, उसने उस घर के लिए कोई थोड़ा लोन लिया है, उसने लोन अहमदाबाद वाले के लिए लिया है, तो बचा हुआ इंटरेस्ट वहां क्यों लेके जाओगे नालायक। मतलब वो कह रहा है लोन मैंने अहमदाबाद वाले के लिए लिया है, और तुम कह रहे बचा हुआ इंटरेस्ट वहां क्यों नहीं लेकर गए। यार अब ना तुम मेरे से डांट खाने वाली कर रहे हो बात, और कुछ नहीं कर रहे। मतलब तुम पता क्या कह रहे हो, तुम पता क्या कर रहे हो, ये वही बच्चे डाउट पूछ रहे हैं जिन्होंने प्रोविजन सही ढंग से रिवाइज नहीं कर रखे। मतलब अहमदाबाद वाले घर के लिए उसने लोन लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए उसने लोन लिया, और तुम कह रहे हो वो लेट आउट वाले में जो यूएस में घर है वहां इंटरेस्ट में क्यों नहीं लेके जा रहा। अबे क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो, वो कह रहा है उसने लोन जो लिया है वो अहमदाबाद वाले घर के लिए लिया है, तो वहां कैसे लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पे 2,250 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है, तो म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में माइनस नहीं करते। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं जी, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो तुम घर से करके आओगे। ये फोटो क्लिक कर लो इसकी जी, इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लो।
ये तुम घर से कर क्वेश्चन करके आओगे, ये लो जी, क्योंकि ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगी तो फिर तुम इसमें से क्वेश्चन देख नहीं पाओगे, तो इसीलिए सारे बच्चे इसकी फोटो क्लिक कर लो, ये आपने घर से करके आने जी। अट्ठाईस का कुछ भी नहीं करेंगे। 2800 म्युनिसिपल टैक्स है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करते, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करते, इसलिए उसका कुछ भी नहीं होगा जी। ये क्वेश्चन करके आना आपने जी। तुम वैसे भी कमेंट नहीं करते, बस अब मेरे को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है कि हम कमेंट कहां करेंगे, हमारे बढ़िया बढ़िया कमेंट कहां से होंगे, तुम कौन सा कमेंट करते हो नालायक। ठीक है जी, ये लो, अब ये पूरा क्वेश्चन है जी, एक बार मैं दोबारा कर रहा हूं, एक बार मैं दोबारा कर रहा हूं, ये लो यहां से क्वेश्चन है, ये दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी से जी, ये दोबारा से। अरे प्रॉपर्टी टैक्स ही म्युनिसिपल टैक्स होते हैं मेरे नालायक बच्चे, प्रॉपर्टी टैक्स ही म्युनिसिपल टैक्स होते हैं। चलो बहुत बढ़िया जी, अब सुनो ध्यान से, अब मेरी कल की पूरी क्लास जो है ना, कल की पूरी क्लास वो डिवोटेड होगी कैपिटल गेन के ऊपर जी। और मैं तो बता दूं, तुम्हें वैसे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता है कि कैपिटल गेन में कितनी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, और तुम्हें खुद पता है कि कैपिटल गेन का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए खास तौर पे, तो वो आप गलती से मिस मत कर देना। कल भी हमारा कैपिटल गेन चलेगा, होपफुली परसों भी हमारा कैपिटल गेन चलेगा, और सिर्फ कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, हम दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, कैपिटल गेन अदर सोर्स हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे, कल और परसों दोनों दिन कैपिटल गेन अदर सोर्स चलेगा जी। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैं आऊंगा पीजीबीपी के ऊपर जी, और फिर हम पीजीपी के बाद करेंगे सैलरी की रिवीजन, और फिर हम सीधा टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, क्योंकि टोटल इनकम अगर हो गए तो टोटल इनकम के साथ में डिडक्शंस भी हो गया, टोटल इनकम के साथ में रिटर्न वाला चैप्टर भी हो गया, टोटल इनकम के साथ में सेट ऑफ वाला भी हो गया, तो सारे चैप्टर अपने टोटल इनकम के साथ ही कवर हो जाएंगे जी। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच। अब मैं इस वीडियो को अभी आधे घंटे के अंदर प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि कई बच्चे अभी पीछे होंगे, वो देख रहे होंगे। आधे घंटे के बाद ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे लाइक और कमेंट जरूर करके जाना कि तुम्हें क्लास कैसी लगी, ताकि मैं तुम्हारे मैसेज तो पढ़ लूं उसके बाद मैं प्राइवेट करूंगा, पहले तुम्हारे मैसेज पढ़ूंगा मैं। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, मिलते हैं कल जी, थैंक यू सो मच।